नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ कंपटीशन टाइम की हमारी इस बुक वाली सीरीज़ में, जिसमें हम जिला दर्शन कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोगों को पता है 2 मंडल होते हैं और अभी वर्तमान में हमारा गढ़वाल मंडल चल रहा है। और गढ़वाल मंडल में वैसे टोटल जो 13 ज़िले हैं, इसमें गढ़वाल मंडल में 7 हैं और यहाँ कितने हैं, 6 हैं। और गढ़वाल मंडल के 3 ज़िले हम कर चुके हैं। इससे पहले हमने हरिद्वार ज़िले को कंप्लीट किया था। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। और आज हम देखेंगे देहरादून ज़िले को। इसके अलावा ना इसमें कुछ चीज़ें मिसमैच दी गई हैं, हालांकि ऊपर नीचे दी गई हैं। फिर मैं हाइट की बात करूं या कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको लगता है ऐसा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं उसे है ना करेक्ट करूं। और एक बात और है ना, कुछ चीज़ें इसमें सच में जो है, जैसे आप लोगों को पता है हर बुक में अलग अलग दिए रहते हैं, तो वही है, इसमें भी कुछ चीज़ें अलग दी गई हैं। फिर चाहे BS निगी या परीक्षा वाणी से हम कंपैरिजन करें, तो आप देख लेना जो इन्फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि गलत ना हो किसी का भी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे देहरादून ज़िले से, और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखो, ये है देहरादून ज़िला, और देहरादून क्या है, हमारी राजधानी भी है, और इसके अलावा गैरसैंण भी हमारी राजधानी है। ठीक है, तो अब देहरादून ज़िले के बारे में देखते हैं। तो मुख्यालय कहाँ है इसका, देखो देहरादून ज़िले का मुख्यालय की अगर मैं बात करूँ तो देहरादून में है। और मंडल देखो, गढ़वाल मंडल में आता है। गढ़वाल मंडल का आज हमारा चौथा ज़िला है। इससे पहले हरिद्वार ज़िला हमने पढ़ा था। और पूर्व नाम और उपनाम की अगर बात की जाए तो वो है द्रोणागिरी, दून घाटी, विद्यालयों का शहर और मशरूम सिटी। तो मशरूम सिटी किसे कहा जाता है, देहरादून को कहा जाता है। तो देहरादून को मशरूम जो है सिटी कहा जाता है। अब देखेंगे इतिहास के बारे में। तो देहरादून का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो देहरादून का नाम क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। किस किस से, देहरा यानी कि डेरा या शिविर जिसे कहा जाता है, और तथा दून, दून किसे, घाटी को कहा जाता है। तो इसलिए क्या हो गया, टोटल देहरा फिर हो गया दून। तो टोटल क्या बनाइए, देहरादून। आगे देखेंगे, सिख गुरु राम राय ने 1676 में देहरादून में डेरा डाला था। तो प्रश्न कैसे बन सकता है ना कि देहरादून में सर्वप्रथम किस सिख गुरु ने जो है डेरा डाला था। तो किसने, राम राय ने। तो राम राय ने क्या है, डेरा डाला था, और कब डाला था, 1676 में। और देहरादून में डेरा डाला था, इसलिए यहाँ का नाम डेरा से देहरादून, अथवा अब क्या है वर्तमान में देहरादून पड़ा। आगे देखेंगे, यह भी मान्यता है कि यहाँ पर आचार्य द्रोण ने तपस्या की थी। तो क्या की थी यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, आचार्य जो द्रोण थे उन्होंने क्या की थी, यहाँ पे तपस्या की थी। और देखो, जिसके कारण इस क्षेत्र को प्राचीन में द्रोण नगर कहते थे, और वह द्रोण नगर के बाद इसका नाम देहरादून पड़ा। तो क्या है, देखो, जिसके कारण इस क्षेत्र को प्राचीन में द्रोण नगर कहते थे, और वह द्रोण नगर के बाद इसका नाम देहरादून पड़ा। आगे देखो, देहरादून में कालसी नामक स्थान पर जो है अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो है जिसमें इस बात की पुष्टि होती है कि यह क्षेत्र मौर्यों के अधीन था। तो 2 चीज़ें हमने देखी, यहाँ पे द्रोण नगर इसको क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे जो है आचार्य द्रोण ने तपस्या की थी, और वह द्रोणानगर के बाद इसे देहरादून कहा गया। आगे हमने देखा यहाँ पे कि देहरादून में कालसी नामक स्थान पर अशोक का शिलालेख मिला हमें, कालसी शिलालेख जिसे कहा जाता है, और इससे इस बात की पुष्टि होती है कि यहाँ पर जो है मौर्यों के अधीन था ये वाला इलाका। आगे देखेंगे, देखो आगे दिया गया है, देहरादून में 1804 में गढ़वाल के पवार वंश के राजाओं के अधीन था। यानी कि देहरादून 1804 तक का क्या था, गढ़वाल के पवार राजाओं के अधीन था, किंतु 1804 में प्रद्युमन शाह व गोरखा सेना के बीच जो है देहरादून के खुड़बुड़ा नामक मैदान पर युद्ध हुआ, और जिसमें प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो गई। और इसके बाद गोरखों ने इस क्षेत्र पर क्या कर दिया, अपना शासन शुरू कर दिया। और खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था, 1804 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, देहरादून में हुआ था, और देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में हुआ था। और इसके साथ ही किस किस के बीच हुआ था, गोरखा और प्रद्युमन शाह के बीच में हुआ था। आगे देखेंगे, 1814 में देहरादून में नालापानी में ब्रिटिश सेना ने व गोरखों के बीच युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1814 में। और ब्रिटिश सेना को नेतृत्व जो ब्रिटिश सेना उसका नेतृत्व किसने किया था, जनरल जेलेप्सी ने किया था। वह गोरखा सेना का नेतृत्व बलभद्र थापा ने किया था। और इस युद्ध में जिसमें गोरखाओं को पराजय, इसमें क्या हुआ था, गोरखाओं की जो है पराजय हुई थी, और क्षेत्र में अब अंग्रेजों ने अधीन हो गया। कब हुआ था, 1814 में। तो पहले हमने 1804 पढ़ा, उसके बाद 1814। उसके बाद देखो 1817 में क्या होता है, 1817 में देहरादून को जिला बनाया गया और सहारनपुर मंडल में शामिल कर दिया गया।
तो सहारनपुर मंडल में शामिल कर दिया गया। और 1825 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया। तो कब किया गया? 1825 में किया गया कुमाऊं कमिश्नरी में। और 1817 में से क्या कर दिया गया था? सहारनपुर मंडल में शामिल कर दिया गया था। उसके बाद आगे क्या होता है देखो, फिर क्या होता है 1829 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी से अलग करके मेरठ मंडल में शामिल कर दिया गया। पहले 1817 हमने पढ़ा, एक सेकंड आपको फिर से बताती हूँ। पहले था 1817, उसके बाद 1825 कुमाऊं कमिश्नरी में से शामिल कर दिया गया था। एक सेकंड ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए 25, तो यहाँ पे क्या होगा? 25 होगा। उसके बाद क्या होता है 1829, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इसे सहारनपुर मंडल में शामिल कर दिया गया। यहाँ पे क्या है? कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल कर दिया गया। और 1829 में देखो क्या है? देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी से अलग कर मेरठ मंडल में शामिल कर दिया गया। और 1975 तक जो है मेरठ मंडल में ही था ये। कब? 1975 तक का। कब से? 1829 से। और 1975 में देहरादून मंडल को जो है गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया। कब किया गया? 1975 में। आगे देखो आगे क्या होता है। 9 दिसंबर 1998 को देहरादून को नगर निगम बनाया गया। तो नगर निगम कब बनाया गया? सबसे पुराना नगर निगम हमारा यही है। और कब बनाया गया? 1998 में, यानी कि जब जो उत्तराखंड बना था उससे 2 साल पहले। ठीक है, इस हिसाब से आप याद करोगे तो चीज़ें याद रहेंगी। कब? 1998 में। उसके बाद क्या होता है देखो, वर्ष 1676 में सिखों के गुरु राम राय ने यहाँ बसने के बाद इसका नाम देहरादून पड़ा था। अभी हमने पहले भी पढ़ा। और 1871 में जिला स्थापित किया गया था। और 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है सम्राट अशोक का शिलालेख कालसी से मिला है। और देखो 1814 में देहरादून में नालापानी में ब्रिटिश सेना व गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ था, और जिसमें गोरखा लोगों की पराजय हुई थी और यह क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया था। कब? 1814 से। आगे देखेंगे क्षेत्रफल देखो 3000 समथिंग है, यानी कि 3088 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। और भौगोलिक स्थिति आप देख लेना। अवस्थिति देखो रिस्पना नदी यहीं पर ही है, बिंदाल नदी दोनों के संगम पर स्थित है, यानी कि रिस्पना और बिंदाल नदी के संगम पर स्थित क्या है? देहरादून। देहरादून रिस्पना और बिंदाल नदी के संगम पर है। बिंदाल नदी के संगम पर है। आगे देखेंगे अब सीमा रेखा देखो, पूर्व से टिहरी का बॉर्डर लगता है, और पश्चिम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, और उत्तर में उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश। क्योंकि देखो यहाँ पे ये है हमारा क्या है? ये यहाँ हिमाचल प्रदेश, ये हमारा क्या है? ये हमारा देहरादून है। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ये वाला, और यहाँ पर उत्तरकाशी लगता है ना, इसीलिए। दक्षिण में देखो, दक्षिण में अब देखो ये हमारा अगर देहरादून है तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा क्या है? हरिद्वार है। और यहाँ पे आप देखेंगे क्या है? पौड़ी है, इसलिए दक्षिण में लगता है। और देहरादून में उत्तराखंड राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है। देखो यहाँ पर है ये, यहाँ पे फिर टॉस नदी वो बनाती है, यमुना नदी। अब देखो यमुना टॉस ऐसे नाम आता है इनका, तो ये यहाँ पे बनाती हैं। तो मैं आपसे क्या कह रही थी, तो जो टॉस नदी है ना, आपने देखा होगा टॉस नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है किसके बीच? हिमाचल प्रदेश के बीच और देहरादून, मतलब यानी कि उत्तराखंड के बीच है ना। ये तो उत्तराखंड के अंदर आ गया। तो ये कौन सी? टॉस नदी। आगे देखो, देहरादून उत्तराखंड का राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है, बिल्कुल से पश्चिमी जिला है, यहाँ पर है। और यहाँ पे टॉस नदी है, उसके बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश लग जाता है। आगे देखो, देहरादून जनपद 2 राज्यों से सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। नीचे से उत्तर प्रदेश लगता है इधर साइड से, और यहाँ से हिमाचल प्रदेश। आगे देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। तो देखो NH7 अम्बाला, पोंटा साहिब, देहरादून और ऋषिकेश यहाँ तक जाता है। NH 507 विकासनगर, कालसी और बड़कोट। आगे NH 34 दिल्ली, बद्रीनाथ और माड़ा। आगे NH 307 छूटल जो है छूटामलपुर और देहरादून। तो 307 हो गया है ना। तो आई होप कि अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, नदियाँ और नहरें देखते हैं। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें इसमें डिटेल में नहीं दी गई हैं। अब जितना हमें दिया गया वो तो हम देख ही लेते हैं ना, इसीलिए रिवीजन भी हो जाएगा, और बुक्स में क्या दिया गया है ये भी देख लिया जाता है इससे। हालांकि रिवीजन इंपॉर्टेंट है पहली बात देखा जाए तो। और कुछ चीज़ें इसमें मिसमैच है, मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, आप कॉमेंट करके ज़रूर बताना कहीं अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो, है ना। चलो देखेंगे टॉस नदी के बारे में।
तो देहरादून जनपद नदी तंत्र के बारे में टॉस नदी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो टॉस नदी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो टॉस नदी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है और टॉस नदी और यमुना नदी का संगम देहरादून में कालसी के निकट होता है। तो टॉस नदी और यमुना नदी का संगम देहरादून में कालसी के निकट होता है। आगे देखेंगे टॉस नदी पर प्रमुख परियोजना कौन कौन सी हैं। तो किसाऊ बांध परियोजना, आगे देखेंगे छिबरो बांध परियोजना और इचारी बांध परियोजना, और ये टॉस नदी पर है। तो टॉस नदी पर कौन कौन सी हैं, ध्यान में रखना टॉस करके। तो टॉस में कौन कौन सी हैं, 3 हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं। कौन कौन सी है, किसारू, छिबरो और इचारी, इचारी, छिबरो और किसाऊ, ठीक है। आगे देखेंगे यमुना नदी तंत्र। तो देखो यमुना नदी देहरादून के लाखा मंडल में प्रवेश करती है। तो यमुना नदी देहरादून के लाखा मंडल में प्रवेश करती है और देहरादून के कालसी में अमलावा नदी यमुना नदी के संगम पर स्थित है। कौन सी, अमलावा नदी। और कालसी से आगे कुछ दूरी पर टॉस नदी यमुना के संगम बनाती है, यानी कि टॉस नदी यमुना से जो है संगम बनाती है। कहाँ, कालसी से थोड़ा आगे। आगे देखो यमुना व टॉस के संगम स्थल के बाद कुछ दूरी पर यमुना नदी पर जो है डाक पत्थर बैराज है। डाक पत्थर, कौन सा, डाक पत्थर बैराज है। और किन दो नदियों पर है ये, कौन कौन सी है, यह है टॉस नदी और यमुना। टॉस और यमुना की, टॉस, यमुना और टॉस के संगम स्थल पर है ये। चलो आगे देखेंगे डाक पत्थर बैराज में यमुना नदी से एक नहर निकलती है जिसे शक्ति नहर कहा जाता है। तो डाक पत्थर से ही क्या निकलती, एक शक्ति जो है एक नहर निकाली गई है जिसे क्या कहा गया है, शक्ति नहर कहा गया है। शक्ति नहर इसे कहा गया है। आगे देखेंगे शक्ति नहर पर विभिन्न परियोजनाएं। तो अभी हमने किसाऊ पढ़ी थी, छिबरो पढ़ी थी, छिबरो, और कौन सी पढ़ी थी, इछारी। इछारी ये कहाँ पर हैं, ये तीनों जो है टॉस में है, ये टॉस में है। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, शक्ति नहर पर निम्न परियोजनाएं। तो कौन कौन सी हैं, ढकरानी बांध परियोजना, ढीलापुर बांध परियोजना, आसन बैराज और कुल्हाल बांध। तो ये कहाँ पर है, देखो ये 4 जो हैं ये शक्ति नहर पर स्थित परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी हैं, ढकरानी, ढीलापुर, आसन बैराज और कुल्हाल बांध परियोजना। आगे देखिए यमुना नदी पर निम्न परियोजनाएं स्थित हैं। तो यमुना नदी पर कौन सी परियोजनाएं स्थित हैं, व्यासी जल विद्युत परियोजना, व्यासी, खोदरी और जो है लखवाड़ा बांध परियोजना। ये तीनों कौन सी हैं, यमुना पर हैं, व्यासी, खोदरी और लखवाड़ा। तो अब इसे ऐसे याद कर सकते हैं, यमुना प्यासी है और खोद रही है कुआं किससे, लकड़ी से, तो लखवाड़ा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक से। तो आपने ये देखा और यमुना यहाँ पे लिख दिया। और क्या देखा आपने यमुना में, यमुना प्यासी है और खोद रही है लकड़ी से, क्या, कुआं खोद रही है एक बांध बनाने के लिए, तो वो हो गया लखवाड़ा, ठीक है। आगे देखेंगे आसन नदी। तो आसन नदी के बारे में देखते हैं। देखो आसन नदी देहरादून के आसा रोड़ी देहरा मार्ग में के जो है पश्चिम से निकलती हुई रामपुर मंडी देहरादून के पास बाई ओर से शक्ति नहर यमुना नदी में मिल जाती है। तो आसन नदी देखो क्या है, आसन नदी देहरादून के आसा रोड़ी देहरा मार्ग के पश्चिम से निकलती हुई रामपुर मंडी देहरादून के पास बाईं ओर से शक्ति नहर में मिल जाती है। आगे देंगे रिस्पना नदी। रिस्पना और बिंदाल नदी के संगम पर क्या है, देहरादून है, ठीक है। अब रिस्पना नदी के बारे में हम देख रहे हैं। रिस्पना नदी का मूल नाम ऋषिपर्णा नदी था। कौन सा, ऋषिपर्णा नदी था। रिस्पना नदी बिंदाल नदी की सहायक नदी है और बिंदाल नदी व रिस्पना नदी जो है मोथरोवाले में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, मोथरोवाले में मिलती है, मोथरोवाला। और मोथरोवाला से एक साथ आगे बढ़कर ये नदियाँ संगम जो है नदियाँ सोंग नदी में मिल जाती हैं। कौन सी, सोंग नदी में मिल जाती हैं। आगे देखेंगे सोंग नदी। तो सोंग नदी गंगा नदी की सहायक नदी है जो रायपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ, रायपुर में। आगे देखो जो है सोंग नदी की सहायक नदी वाल्दी नदी है और वाल्दी नदी पर ही सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। तो सोंग नदी की सहायक नदी कौन सी है, वाल्दी नदी है। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो बाल्दी नदी पर स्थित है। एक सेकंड इसको अच्छे से लिख देते हैं ताकि लिखेंगे हमें याद रहेगा। तो कौन सा है, बाल्दी, बाल्दी नदी, ठीक है।
तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे आगे, तो आगे क्या दिया गया है देखो, रिस्पना और बिंदाल नदी भी सोंग नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही सही है। आगे देखेंगे जलप्रपात और झीलें, आसन झील है और किनारो फॉल है, शिखर फॉल है, सहस्त्रधारा फॉल है, ये कहाँ पर है, बिल्दा नदी पर। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर है, हमने देखा था अभी, बाल्दी नदी पर, बाल्दी, बिल्दा बोली थी, बाल्दी है यहाँ पे, ठीक है, बाल्दी। सहस्त्रधारा कहाँ पर है, बाल्दी नदी, बाल्दी नदी। आगे देखेंगे टाइगर फॉल यहाँ पर है। ऊर्जा परियोजना देखो, व्यूनी प्यासू जो है प्लासू जल विद्युत परियोजना, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना 1909 में बनके पूरी हुई थी और पहली है ये उत्तर भारत की, और उद्घाटन हुआ था 1909 में, वैसे बनके तैयार हुई थी 1907 में। आगे देखेंगे डाक पत्थर सौर ऊर्जा और छिबरो खोदरी परियोजना 1975। आगे देखेंगे उद्योग देखो, अब यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी, पुष्प जो है कृषि और सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और वस्त्र उद्योग। तो ये क्या है, उद्योग है यहाँ पर। आगे देखेंगे सिडकुल, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड, सिडकुल। सिडकुल की स्थापना कब होती है, 2002 में होती है। आगे देखेंगे और कहाँ है इसका मुख्यालय, देहरादून में है। सिडकुल में 7 बड़े औद्योगिक आस्थान हैं, आस्थान कहाँ है, सिडकुल में है, ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, सिडकुल में है। तो 2002 में इसकी स्थापना होती है। अब देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव विहार, तो देखो कौन सा है, सबसे पहले देखते हैं राजाजी वन्यजीव विहार के बारे में। तो देखो राजाजी वन्यजीव विहार स्थापना होती है 1983 में, और देखो और कुल क्षेत्रफल कितना है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, 820.40, और मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में है। प्रमुख जीव हाथी, शेर, टाइगर, नीलगाय और चीतल आदि पाए जाते हैं। ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और इसे वर्ष 2015 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। आगे ये देश का 48वां टाइगर रिजर्व व देहरादून का दूसरा टाइगर रिजर्व है। चलो आगे देखेंगे मसूरी वन्यजीव विहार, तो देखो 1993 में इसकी स्थापना होती है। अवस्थित कहाँ है, देहरादून में है, क्योंकि मसूरी देहरादून में ही पड़ता है, देहरादून जिले में। और क्षेत्रफल देखो 11 वर्ग किलोमीटर है। वन्यजीव कौन कौन से यहाँ पे, लंगूर, बंदर, सुअर, भालू, गुलदार, तीतर, पहाड़ी बटेर और चकोर आदि, ठीक है। आगे देखो मालसी डियर पार्क, तो यह देहरादून में मसूरी रोड में स्थित है। और एक जिला एक उत्पाद यहाँ का, एक जिला एक उत्पाद, ये यहाँ पे जो 2 दिए गए हैं ना, ये क्या है यहाँ के, एक जिला 2 उत्पाद हैं ये, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे जो एक जिला एक उत्पाद दिया गया है ना, एक जिला एक उत्पाद में जो है ना वो ये नहीं है। एक जिला एक उत्पाद में इसमें बेकरी, क्या है, बेकरी है। अब एक जिला 2 उत्पाद की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिख देती हूँ, एक जिला 2 उत्पाद, है ना। तो एक जिला 2 उत्पाद, ये एक जिला एक उत्पाद में है बेकरी, ये नहीं है, तो इसको मैं कट कर देती हूँ सबसे पहले, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, और आप भी इसको हटा देना, ठीक है, ये गलत लिखा है इसमें। हाँ, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, एक जिला 2 उत्पाद में ना, तो एक जिला 2 उत्पाद में क्या है, देखो ये मैंने पहले भी आपको बताया है, एक है बेकरी, क्या है, बेकरी, और दूसरा क्या है यहाँ पे, फार्मा उत्पाद, फार्मा उत्पाद, क्या है, फार्मा। मैंने ना आपको एक वो दिया था PDF, उसमें भी मैंने आप लोगों को प्रॉपर उसमें लिखा हुआ था। तो क्या है इसमें दूसरा कौन सा है, फार्मा उत्पाद, ठीक है। तो अब आपको क्या समझना है ना इसमें, ये देखो, ये समझना है आपको कि ये वाला, ये देखो, और जो ये वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर एक जिला एक उत्पाद पूछता है तो बेकरी है, अगर एक जिला 2 उत्पाद पूछता है देहरादून का तो बेकरी है, और क्या है, फार्मा उत्पाद है। तो बस आई होप कि आपको एक जिला एक उत्पाद और एक जिला 2 उत्पाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भौगोलिक ऐसे GI टैग तो ऐसे पर्टिकुलर कुछ है नहीं। आगे देखेंगे प्रशासनिक परिचय, तो देखो लोकसभा सीट, तो लोकसभा सीट कौन कौन सी है, देहरादून जिला टिहरी गढ़वाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे विधानसभा सीट, तो 10 हैं, कौन कौन सी हैं, विकास नगर, धर्मपुर और देहरादून और
राजपुर, मसूरी, ऋषिकेश, रायपुर, डोईवाला, सहसपुर और चकराता। ठीक है, तो टोटल 10 सीटें हो गई। आगे देखेंगे तहसील। तहसील कौन कौन सी, देखो एक बार नज़र सब में डाल लेना ताकि आप लोगों को पता हो कौन सी तहसील है कौन सी नहीं है। आगे देखो चकराता है, देहरादून है, विकास नगर, ऋषिकेश, यूनी और कालसी और डोई वाला। आगे देखेंगे विकास खंड, 6 हैं, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है। और 6 कौन कौन है, रायपुर, डोई वाला, विकास नगर, चकराता, कालसी और सहसपुर। कुल ग्राम कितने हैं, 767। और देखो इसमें क्या है, कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं, 460 है। नगर निगम कितने हैं, देखो 2 हैं, ऋषिकेश और देहरादून, ये क्या है, नगर निगम है। और टोटल कितने नगर निगम है उत्तराखंड में, 11 हैं। और लेटेस्ट कौन बने, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। आगे देखेंगे नगर पालिका परिषद, तो कितनी है, 4 हैं। और 4 कौन कौन सी हैं, डोई वाला है, मसूरी है, विकास नगर है और हरबटपुर है। आगे देखिए नगर पंचायत, नगर पंचायत की बात की जाए तो नहीं है, यहाँ पे कोई नगर पंचायत नहीं है। कुल जनसंख्या आप देख लेना, पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या यहाँ पे दी गई है और शहरी जनसंख्या यहाँ पे दी गई है। आगे देखेंगे साक्षरता यहाँ पे दी गई है 84.25। जनघनत्व देखो 549 और लिंगानुपात 902 और शासकीय जनसंख्या वृद्धि दर 32.33%। अब देखेंगे यहाँ पे संस्थान, तो संस्थान देखते हैं। देखो देहरादून में स्थित प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग, तो कौन सा है, सर्वे ऑफ इंडिया, इसे क्या कहा जाता है, सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत के नक्शे बनाने वाली और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। और स्थापना कब होती है इसकी, 1767 में होती है। कब होती है, 1767 में होती है। और देहरादून 1942 में इसे देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया था। कब किया गया था, 1942 में। और स्थापना इसकी होती है 1767 में, कहाँ होती है, बंगाल में होती है, लेकिन बाद में 1942 में से देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया। और हालांकि इसमें एक बात ये भी है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के महानिरीक्षक जॉर्ज एवरेस्ट को एवरेस्ट की ऊंचाई मापने का श्रेय जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही एवरेस्ट की ऊंचाई नापी थी। आगे देखेंगे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, तो देखो इसे क्या कहते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। ठीक है, तो उसमें देखो 1864 में भारतीय वन विभाग की स्थापना की गई थी। कब, 1864 में किसकी की गई थी, भारतीय वन विभाग की। उसके बाद 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना देहरादून में की गई। कब की गई, 1878 में की गई। आगे देखेंगे 1884 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून कर दिया गया। कब किया गया, 1884 में किया गया, ये ध्यान में रखना है आपको। फिर क्या होता है 1984, हाँ ठीक है। तो 1906 में क्या होता है, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून FRI कर दिया गया। तो ये चीज़ें आपको तथ्य याद रखने हैं, कौन कौन से, 1864, उसके बाद हमने क्या याद किया था, 1878, उसके बाद 1884 और उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था 1906। तो देखो 1864 में भारत में जो है वन विभाग की स्थापना होती है। 1878 में क्या होता है, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना होती है। उसके बाद 1884 में क्या होता है, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून कर दिया गया। और 1906 में इसे क्या कर दिया गया, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब किया गया इसे, 1907 में। और आप लोगों को याद होगा 2006 में क्या हो गए थे, इसको 100 साल पूरे हो गए थे। उस टाइम पे इन्होंने इसको सेलिब्रेट भी किया था बहुत अच्छे से, है ना। तो ये प्रश्न भी बना हुआ था। चलो आगे देखेंगे, आगे दिया गया है और इसे अब इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च FRI कहा जाता है, बिल्कुल सही। आगे देखो ब्लॉमफील्ड ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने वन अनुसंधान संस्थान FRI की इमारत को डिजाइन किया था। किसने किया था, ब्लॉमफील्ड ने। आगे देखो FRI के मुख्य गेट का नाम क्या है, ब्रैंडिस गेट। तो क्या है, ब्रैंडिस गेट इसके मुख्य गेट का नाम है। और वायसराय लॉर्ड इरविन ने 1929 में, कब, 1929 में किसने किया था, लॉर्ड
जो है इरविन ने भवन का उद्घाटन किया था। उसके बाद 1991 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में इसे घोषित किया गया। डीम्ड विश्वविद्यालय का इसको दर्जा कब मिला? 1991 में। 1929 में क्या होता है? इसका उद्घाटन होता है, किसने किया था? इरविन ने। आगे देखेंगे राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय। भारत में पहली बार नौसैनिक जल सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी और 1874 में मैरीन सर्वे ऑफ इंडिया को कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया और 1954 में मैरिनो सर्वे ऑफ इंडिया को देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया और इसका नाम नौसेना जल सर्वेक्षण कार्यालय रखा गया। कब? 1954 में। और 1996 में इसका नाम बदलकर नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस कर दिया गया और 1999 में इसका नाम नेशनल हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण ऑफिस यानी कि राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय कर दिया गया। कब किया गया? फाइनल नाम कब चेंज किया गया? 1999 में। इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखेंगे वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी। ठीक है, आप देखो इसको देखते हैं। तो स्थापना कब होती है? 1968 में होती है और 1976 में देहरादून में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। कब? 1976 में। स्थापना होती है 1968 में, स्थानांतरित कर दिया गया 1976 में। और WIHG भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। आगे देखेंगे, यहाँ इन्हें भी जाने लिखा हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखो NGRSM तो क्या होता है? देखो नेशनल जियो रिसर्च स्कॉलर्स मीट, राष्ट्रीय भू अनुसंधान अध्यक्षता बैठक। उसके बाद NGRSM की चौथी बैठक का आयोजन वेबिनार के माध्यम से 2020 में WIHG विंग ने किया था। देखो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, 1960 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1960 में। उद्देश्य क्या है? पेट्रोलियम उत्पादकों का विकास करना। और वर्ष 2019 में IIP ने देहरादून में प्लास्टिक वेस्ट को डीजल में तब्दील करने के लिए प्लांट की स्थापना की थी। कब की थी? 2019 में। प्लास्टिक वेस्ट को डीजल में तब्दील करने के लिए प्लांट की स्थापना की थी। आगे देखेंगे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तो 1956 में इसकी स्थापना होती है और 14 अगस्त 1956 में इसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का नाम दिया गया और 1994 में तेल प्राकृतिक गैस निगम ONGC रूपांतरित किया गया। क्या किया गया? ONGC रूपांतरित किया गया। आगे देखेंगे अब यहाँ पे क्या दिया गया है उसी के बारे में, ONGC के बारे में, कि 1997 में ONGC को नवरत्न कंपनी में शामिल किया गया। आगे देखेंगे 2010 में ONGC को भारत की महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, भारतीय वन्यजीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो 1982 में इसकी स्थापना होती है। उद्देश्य है वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में प्रशिक्षण और रिसर्च करना। आगे है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, स्थापना कब होती है? 1966 में होती है। आगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन्य अकादमी जिसे कहा जाता है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, ये कहाँ है? ये भी देहरादून में है। अब प्रमुख संग्रहालय के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो स्टेट वॉर मेमोरियल चीरबाग देहरादून, ये कहाँ है? स्टेट वॉर मेमोरियल, इसके बारे में पूछा गया था कनिष्ठ सहायक में 2025 में जनवरी में जो पेपर हुआ था। आगे देखेंगे विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र कहाँ है? देहरादून में है। वन संग्रहालय कहाँ है? देहरादून में है। IT पार्क सहस्त्रधारा कहाँ है? देहरादून में है। आपको ये दे देगा, पूछेगा कहाँ पर है ना, तो आप ध्यान में रखना, इसको एक बार पढ़ लेना। IT पार्क सहस्त्रधारा कहाँ है? देहरादून में है। और एल्डिगो सिडगुल इंडस्ट्रियल पार्क सितारगंज में है। आगे देखेंगे सिडगी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार पौड़ी में है, पैड़ी लिखा है यहाँ पे। सिडगुल फेज़ 2 सितारगंज में है, यानी कि यहाँ पे और चीज़ें भी इन्होंने दे दी हैं, प्रोवाइड कर दी हैं। आगे देखेंगे उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, स्थापना कब होती है? 1932 में, 1 अक्टूबर, और स्थित कहाँ है? देहरादून में है। और औपचारिक रूप से उद्घाटन कब होता है? 10
सितंबर 1932 को और फील्ड मार्शल सर फिलिप चैटवुड ने किया। और आईएमए की प्रमुख बिल्डिंग का नाम चैटवुड बिल्डिंग रखा गया है, जिसने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था चैटवुड ने। और हमने एफआरआई का अप्रेंडिस पढ़ा था, ठीक है। आगे देखेंगे, भारतीय डाक विभाग ने आईएमए के नाम पर डाक टिकट जारी किया और 1932 में ब्रिगेडियर एलपी कॉलिस प्रथम कमांडेंट बने थे इसके, ठीक है। और 1932 में। उसके बाद आईएमए की शुरुआती बैच को पायनियर बैच के नाम दिया गया। तो आईएमए की प्रारंभिक बैच को कौन सा नाम दिया गया, पायनियर बैच का नाम दिया गया। और इसी बैच से फील्ड मार्शल सैम मानेक शॉ और म्यांमार के सेनाध्यक्ष रहे स्मिथ डन के साथ पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मोहम्मद मूसा भी पास आउट हुए थे। आगे देंगे, 1947 में ब्रिगेडियर ठाकुर जो है महादेव सिंह पहले भारतीय आईएमए पहले कमांडेंट बने थे। चलो आगे देखेंगे, अकादमी का आदर्श वाक्य क्या है, वीरता और बुद्धि। 1982 में भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए की स्वर्ण जयंती 50 पैसे मूल्य का डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था, 1982 में, 50वीं वर्षगांठ में। आगे देखेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट एकेडमी, तो स्थापना होती है 1987 में। तो स्थापना कब होती है इसकी, 1987 में होती है और स्थित कहाँ है, देहरादून में है। और हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस देहरादून जूली ग्रांट में स्थित है। और राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज भी यहीं स्थित है। राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सिद्धूवाला देहरादून में स्थित है। कहाँ है, सिद्धूवाला देहरादून में स्थित है। अब देखेंगे यहाँ पे उत्सव और मेले। देखो उत्सव और मेले ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े प्रश्न आ ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उत्सव और मेले को जानते हैं देहरादून के। देहरादून जिले के प्रसिद्ध मेले, तो सबसे पहले नाम आता है किसका, झंडा मेले का। तो देखो झंडा मेले के बारे में, तो ये मेला देहरादून में प्रतिवर्ष होली के 5 दिन बाद आयोजित होता है। कब, 5 दिन बाद होली के आयोजित होता है। ये मेला सिख गुरु राम राय जी के जन्मदिन पर प्रारंभ होता है और 15 दिनों तक चलता है। आपको याद होगा 1676 में यहाँ पे डेरा डाला था, किसने डाला था, गुरु राम राय जी ने। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। आगे देखो, आगे दिया गया है, इसी दिन गुरु राम राय जी का आगमन देहरादून में हुआ था। बिल्कुल सही। आगे देखेंगे, गुरु राम राय देहरादून में 1676 में आए थे। देखो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा इसको और पहले भी हम पढ़ चुके हैं। आगे देखेंगे, इस मेले में पंजाब के कई भक्त देहरादून आते हैं और संगत कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें संगत कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अब नुड़ाई मेले के बारे में जानेंगे। तो ये मेला देहरादून में जौनसा चक्राता में श्रावण मास को आयोजित किया जाता है। कौन सा, नुड़ाई मेला कहाँ लगता है, देहरादून के जौनसा चक्राता वाले क्षेत्र में। आगे देखेंगे टपकेश्वर मेला। तो टपकेश्वर मेला देखो, ये मेला देहरादून में देवधारा नदी के किनारे एक गुफा में स्थित है। तो देवधारा नदी, तो जो टपकेश्वर मंदिर है किस नदी के तट पर है, देवधारा नदी के तट पर, किनारे पर स्थित है, तट पर स्थित है। और यहाँ जो है गुफा में स्थित शिव मंदिर भी है इसमें। और यहाँ पे जो है इस गुफा में एक शिवलिंग है जिसमें पानी की बूंदें एक चट्टान से टपकती हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम टपकेश्वर मंदिर रखा गया है। भद्राज मेला देखो, भद्राज मेला यहाँ पे टपकेश्वर में टपकेश्वर मेला भी लगता है, ठीक है। आगे देखेंगे भद्राज मेला। ये मेला देहरादून में मसूरी से 15 किलोमीटर दूर भद्राज मंदिर में आयोजित किया जाता है। भद्राज हम जब गए थे तो हम ग्रेजुएशन में थे ना, तो देहरादून से हम लोग गए थे ट्रैक करके। तो काफ़ी अच्छा है भद्राज जो मंदिर है, और वहीं पर जो है भद्राज मेला भी लगता है। आगे देखिए, ये मंदिर भगवान बलभद्र को समर्पित है। आगे देखेंगे बिस्सू मेला, बिस्सू मेला भी इसे कहा जाता है। और बिस्सू मेला यहाँ पे बिस्से लिखा है, बिस्सू होगा ये आई थिंक। और ये मेला जौनसार भाबर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। वीर केसरी चंद्र मेला, तो वीर केसरी चंद्र मेला चक्राता में आयोजित किया जाता है। और वीर केसरी का जन्म 1 नवंबर 1920 को चक्राता के पास जो है कियावा गांव में हुआ था। आगे देखेंगे, आगे है वीर केसरी चंद्र पहले सेना में भर्ती हुए व बाद में आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए, और इन पर मुकदमा चलने के कारण 3 जुलाई 1945 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। आगे देखेंगे, अब पर्यटक स्थल इनके बारे में देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके पर्यटक स्थल, है ना।
कहाँ से था, हमें यहाँ से देखना था ना, पर्यटक स्थल से। इसके मेले वगैरह अच्छे से देख लेना, ठीक है। देहरादून जनपद में पहला मेला जो है वो है प्रमुख मेला, हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रमुख पर्यटक स्थल। तो पर्यटक स्थल जो पहला है वो है मसूरी। तो मसूरी में देखो, मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। अब पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी को। और अगर आएगा राजा किसे कहा जाता है? तो चक्राता को। किसको? चक्राता को कहा जाता है। आगे देखेंगे, मसूरी की खोज आयरिश अफसर कैप्टन यंग ने की थी। कब की थी? कैप्टन यंग ने की थी। और मसूरी नाम यहाँ पर मसूर पौधे के नाम पर पड़ा जो यहाँ बहुतायत में उगता था। और मसूरी को गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और 1843 में मसूरी में पुस्तकालय समिति का गठन किया गया व मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना की गई। कब की गई? 1843 में। आगे देखो, जॉन मैकिनन आयरिश व्यक्ति ने 1842 में पहले सबसे पहले मसूरी में जो है छापा खाना लगाया और द हिल्स नामक समाचार पत्र का जो है संपादन किया। उसको निकाला था कब? 1842 में, और जॉन मैकिनन ने। और ब्रिटिश सरकार ने 1842 में मसूरी नगर पालिका का प्रस्ताव पास किया था। और 1929 में महात्मा गांधी देहरादून गए थे और इस दौरे पर 2 दिन के लिए मसूरी भी गए थे। और दूसरी बार साल 1946 में दोबारा मसूरी आए। और मसूरी में हार्डी व भट्टा जलप्रपात स्थित है। गन हिल पॉइंट मसूरी में पर्यटक स्थल है। और लाल टिब्बा मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है जिसे डिपो हिल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? डिपो हिल भी कहा जाता है। लाल टिब्बा मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है, इसे डिपो हिल भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, जॉर्ज एवरेस्ट पीक। तो 1832 में जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी आए और यहाँ पर सर्वेक्षण कार्यालय की स्थापना की थी। कब की गई थी? 1832 में। 1832 में। और मसूरी में एवरेस्ट पार्क स्थित है। तो एवरेस्ट पार्क कहाँ स्थित है? मसूरी में है। और मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर 1865 में एक शिखर का नाम भी जॉर्ज एवरेस्ट पीक रखा गया। तो जॉर्ज एवरेस्ट पीक जो मसूरी में है ना, उसका नाम किसके? एवरेस्ट के नाम पर ही रखा गया। और कब रखा गया? 1865 में। आगे देखेंगे, मसूरी क्राइस्ट चर्च। तो मसूरी क्राइस्ट चर्च पूरे हिमालय क्षेत्र में सबसे पहला चर्च है जिसकी स्थापना 1936 में कैप्टन रेनी ट्वेलर ने की थी। और ये चर्च गॉथिक वास्तुकला का एक अनुकरणीय उदाहरण है। मसूरी में तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार। देखो, चीन अधिकृत तिब्बत से निर्वासित होने के बाद तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा सबसे पहले मसूरी 1959 में आए थे और मसूरी में तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार बनी थी। तो कब मसूरी में तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार बनी थी? कब आई थी? 1959 में। आगे देखेंगे, आप देखेंगे कालसी के बारे में। तो देखो, कालसी देहरादून के चक्राता तहसील में स्थित है। क्या? कालसी। और इस स्थान पर मौर्य सम्राट अशोक का शिलालेख मिला है। और कालसी शिलालेख में यहाँ के लोगों को पुलिंद और इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया। कालसी का प्राचीन नाम कलकूट युगशैल और जो है खलतिका है। क्या है? खलतिका, युगशैल और कालकूट है। और हिनसांग ने कालसी को सूद नगर कहा है। तो हिनसांग ने कालसी को क्या कहा है? हिनसांग ने कालसी को सूद नगर कहा है। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। और इसमें ना एक चीज़ ये भी है कि कालसी की खोज कब हुई थी। तो कालसी की खोज कब हुई थी? 1860 में हुई थी। 1860 में। और किसने की थी? वो की थी मी फॉरेन ने। तो आप ध्यान में रख लेना, यहाँ पे इसमें लिखा नहीं है तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मी फॉरेन ने की थी। तो मी फॉरेन ने इसकी खोज की थी। और इसका निर्माण कब हुआ है? 257 ईसा पूर्व में हुआ है कालसी अभिलेख का। और 1860 में, एक सेकेंड, हाँ, तो 1860 में इसकी स्थापना होती है। आप लोगों को ध्यान में रखना है। और क्या आपको ध्यान में रखना है इसमें? कि मी फॉरेन ने की थी। चलो आगे बढ़ेंगे। अब कालसी अभिलेख देखो, यहाँ पे लिखा भी है मी फॉरेंट या जॉन फॉरेंट, है ना? मी फॉरेंट, फॉरेंट आप याद कर लोगे तो वो भी चलेगा। तो फॉरेंट, और 1860 में। और भाषा क्या है? पाली। और लिपि क्या है? ब्राह्मी। आगे देखेंगे, स्थित कहाँ पर है? टॉस और यमुना के संगम पर स्थित है। तो टॉस और यमुना के संगम पर स्थित है कालसी देहरादून। अब देखेंगे लाखा मंडल के बारे में। तो देखो, लाखा मंडल के बारे में,
यहाँ मूर्तियों का भंडार, लाखों मूर्तियां प्राप्त हुई। कहाँ से? लाखामंडल में। और लाखामंडल जौनसार भाबर क्षेत्र में स्थित है और ये स्थल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि इस स्थल पर महाभारत काल में पांडवों को मारने के लिए लक्षागृह बनाया गया था। मूर्तियों का भंडार किसे कहा जाता है? लाखामंडल को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से लाखों मूर्तियां प्राप्त हुई। और लाखामंडल जौनसार भाबर क्षेत्र में आता है और यह स्थल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि इस स्थल पर महाभारत काल में पांडवों को मारने के लिए लक्षागृह बनाया गया था। यह स्थल यमुना और रिखनाड़ नदी के संगम पर है। क्या है? लाखामंडल। तो रिखनाड़ और यमुना नदी के संगम पर है। और लाखामंडल में लाक्षेश्वर शिव मंदिर स्थित है। तो लाक्षेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है? लाखामंडल में स्थित है। आगे देखेंगे सिंहपुर यदु राजवंश। तो स्रोत देखो क्या है? लाखामंडल शिलालेख देहरादून में। और लाखामंडल में राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। और राजकुमारी ईश्वरा के पिता जो है भास्कर वर्मन थे। तो कौन थे? भास्कर वर्मन थे। कई बार ना इनसे जुड़े प्रश्न आ जाते हैं, आप ध्यान में रखना इसको। आगे देखेंगे पति जलांधर राजकुमारी श्री चंद्रगुप्त। और लाखामंडल अभिलेख में यदुवंशी राजाओं की राजधानी सिंहपुर बताई गई है। अब देखेंगे हनोल के बारे में। देखो, जौनसार भाबर क्षेत्र में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कौन सा है? हनोल है। हनोल में महासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर भी है। और हनोल टॉस नदी के तट पर स्थित है। और हनोल का प्राचीन नाम चक्करपुर है। तो हनोल का प्राचीन नाम क्या है? चक्करपुर। क्या है? चक्करपुर। आगे देखिए, हनोल में महासू देवता मंदिर हूण शैली में बना हुआ है। तो हनोल में जो महासू देवता का मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? हूण शैली में। किस शैली में? हूण शैली में बना हुआ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे चक्राता। तो चक्राता देहरादून के जौनसार भाबर क्षेत्र में आता है, इसके अंतर्गत आता है। चक्राता को पहाड़ों का राजा कहा जाता है। अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया था। रानी किसे कहा जाता है? रानी कहा जाता है मसूरी को। आगे देखो, चक्राता की स्थापना कर्नल हुम ने की थी। और चक्राता में टाइगर वाटरफॉल व किमोना वाटरफॉल स्थित है। किमोना और टाइगर वाटरफॉल। और कानासर पर्यटक स्थल चक्राता में स्थित है। कहाँ? कानासर पर्यटक स्थल चक्राता में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने चक्राता के बारे में देख लिया। और भी चक्राता के बारे में चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। चक्राता की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चिलमरी नेक है। कौन सी? चिलमरी नेक आ सकता है। चक्राता की कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? चिलमरी नेक। और देवन पिकनिक स्पॉट चक्राता में स्थित है। तो देवन कहाँ है? ये है चक्राता में है और पिकनिक स्पॉट है। आगे देखो, बैराटगढ़। यह स्थल चक्राता में 15 से 16 किलोमीटर दूर चौराड़ी चोटी में स्थित है। और यह कुछ यहाँ पे जो है कुछ खंडर पड़े हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी थी। किसकी थी? पुलिंद राजा विराट की राजधानी थी। आगे देखेंगे ऋषिकेश। तो ऋषिकेश गंगा व चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। और केदारखंड में ऋषिकेश को कुब्जा मर्ग कहा जाता है। तो कुब्जा मर्ग कहा जाता है किसे? केदारखंड में ऋषिकेश को कुब्जा मर्ग कहा जाता है। आगे देखो, ऋषिकेश को योग की राजधानी कहा जाता है। और ऋषिकेश में प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट है। माना जाता है कि यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। आगे देखो, ऋषिकेश में ऋषि कुंड स्थित है। और ऋषिकेश को 2017 में नगर निगम बनाया गया था। फन जो है फन वैली। देखो, देहरादून से 25 किलोमीटर दूर हरिद्वार मार्ग पर 20 एकड़ क्षेत्र में फैला यह एक मनोरंजन जो है पार्क है। अब देखो गुच्चू पानी। गुच्चू पानी के बारे में देखो, गुच्चू पानी देहरादून का प्रसिद्ध स्थल है। और इसे रॉबर्ट्स केव लुटेरों का जो गुफा भी कहा जाता है। कौन सा? गुच्चू पानी। घंटाघर देखो, 24 जुलाई 1948 को सरोजनी नायडू ने इस घटनाघर का जो है शिलान्यास रखा था। इससे जुड़ा एक प्रश्न आया था। अभी हमने किसका पेपर किया था? स्टेनो का, जो हम PYQ वाला कर रहे हैं ना, PYQ वाला जो 10 पेपर विश्लेषण वाला मैंने आपको बोला था हम PYQ करेंगे इसमें। उसमें ये प्रश्न आया हुआ है इसके बारे में। ये वाला प्रश्न टॉपिक पूछा है, तो हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। तो देखो, 24 जुलाई 1948 को इसका शिलान्यास किसने किया था? वो किया था सरोजनी नायडू ने। और कब किया था? 1948 में। और 48, 49, 50, 51, 52, 53 यानी कि कब? पूरे 5 साल बाद लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया? इसका उद्घाटन किया था। 5 साल में बन के तैयार हो गया था। और नींव जो है शिलान्यास किसने किया था? सरोजनी नायडू ने। और घंटाघर का निर्माण जो है कुंवर आनंद सिंह ने किया है। और प्रारंभ में इसका नाम क्या था? बलवीर टावर था।
और घंटाघर का उद्घाटन 23 अक्टूबर 1953 में लाल बहादुर शास्त्री ने किया था, यानी कि शिलान्यास के 5 साल बाद। अब देखेंगे धार्मिक स्थल। तो टपकेश्वर के बारे में हमने अभी देखा कि टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून में लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित एक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये मंदिर गुफा में स्थित है और यहाँ पर जल बूंद बूंद करके टपकता है। और टपकेश्वर मंदिर में शिवरात्रि को टपकेश्वर का मेला लगता है, यानी कि शिवरात्रि के दिन यहाँ पे टपकेश्वर में मेला लगता है। गुरु राम राय दरबार। तो सिखों के गुरु राम राय 1776 में बस गए थे। हमने अभी 1676 भी देखा था, आप इस बात को ध्यान रखना। हाँ, इन लोगों ने यहाँ पे 1776 लिख दिया। अब देहरादून आए और धूमवाला में बस गए और गढ़वाल नरेश फतेह शाह ने इन्हें 3 गांव दिए थे। तो क्या दिए थे इनको? फतेह शाह ने 3 गांव दिए थे। आगे देखेंगे इनके बारे में। तो 1699 में गुरु राम राय ने देहरादून में धूमवाला में राय दरबार झंडा दरबार की स्थापना की थी। कब? 1699 में। किसने की थी? राम राय ने। और ये दरबार मुगल शैली में निर्मित है। ये जो दरबार है ये मुगल शैली में निर्मित है। और 1707 में गुरु राम राय की पत्नी पंजाब कौर ने निर्माण कार्य पूरा करवाया था और ये प्रतिवर्ष यह होली के 5वें दिन बाद, यानी कि 5 दिन बाद यहाँ पे झंडा मेले का आयोजन किया जाता है। चंद्रबनी मंदिर। चंद्रबानी। तो यह मंदिर देहरादून से लगभग 7 किलोमीटर में स्थित है और मान्यता है कि इस मंदिर पर महर्षि गौतम ने अपनी पुत्री अंजनी व पत्नी के साथ निवास किया था। और चंद्रबानी मंदिर के निकट जो है गौतम कुंड स्थित है। आगे देखो संतोला देवी मंदिर, ये भी यहीं स्थित है देहरादून में। और सिद्धेश्वर मंदिर, ये मंदिर केदारपुरम में घंटाघर से 5 किलोमीटर दूर मोथरोवाला रोड में स्थित है। मोथरोवाला रोड में स्थित है। आगे देखो जो है देहरादून के 4 सिद्ध, इनसे जुड़ा भी प्रश्न आता है। देखो यहाँ पे 4 सिद्ध देख लेते हैं। देहरादून के 4 सिद्ध कौन कौन से हैं? लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। तो देखो लक्ष्मण सिद्ध क्या है? यह मंदिर देहरादून के पूरब में 11 किलोमीटर दूर स्थित है। तो कौन सा? लक्ष्मण सिद्ध। तो लक्ष्मण सिद्ध कहाँ है? 11 किलोमीटर पूर्व में स्थित है देहरादून के। कालू सिद्ध यह स्थल है ये भनियावाला में 4 किलोमीटर दूर स्थित है। और माणक सिद्ध देखो यह स्थल देहरादून में पश्चिम की ओर बुंडी गांव के पास स्थित है। और मांडू सिद्ध यह स्थल देहरादून के पश्चिम में प्रेम नगर के पास स्थित है। तो अब आपको ना प्रश्न आपके इस तरीके से आ सकते हैं कि 4 आपको नाम दे देंगे कोई से भी। फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह कुछ और दे दिया है ना, कुछ और दे दिया, यहाँ पे भी कुछ और। आपसे बोलेंगे कि इसमें से कौन सा नहीं है 4 सिद्ध। तो लक्ष्मण, कालू, माणक और मांडू, ये आपको ध्यान में रखना है, फिर आपके हो जाएंगे। आगे देंगे बौद्ध टेम्पल के बारे में। तो बौद्ध टेम्पल के बारे में भी इंपॉर्टेंट आते हैं प्रश्न, तो देखते हैं। तो देखो देहरादून क्लेमेंट टाउन में स्थित बौद्ध टेम्पल का निर्माण 1965 में शुरू हुआ। इस प्रसिद्ध बौद्ध टेम्पल का निर्माण कोचिन रिनपोछे नामक बौद्ध भिक्षु ने अन्य भिक्षुओं के साथ मिलकर किया। कब? 1965 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। देहरादून में इस प्रसिद्ध बौद्ध मठ को वास्तुकला मूलतः जापानी वास्तुकला से प्रेरित है। किसकी? जापानी वास्तुकला से प्रेरित है। बौद्ध टेम्पल को मिड्रोलिंग मॉनेस्ट्री भी कहा जाता है। मिड्रोलिंग मॉनेस्ट्री भी कहा जाता है। और इस बौद्ध स्तूप की स्थापना 28 अक्टूबर 2002 में की गई थी। और बुद्ध टेम्पल की ऊंचाई कितनी है? 220 फीट है। आगे देखो यहाँ भगवान बौद्ध की 103 फीट की प्रतिमा भी है। कितनी? 103 फीट की प्रतिमा है और 220 फीट यहाँ का टेम्पल है। 103 फीट प्रतिमा और 220 फीट जो है टेम्पल है। और भाषा देखो हिंदी, गढ़वाली और पंजाबी बोली जाती है यहाँ पे। और अन्य क्या है यहाँ पे? राज्य की पहली नगर पालिका परिषद मसूरी थी। और कब बनाई गई थी? 1942 में। 1942 में ही मैकिनन ने क्या किया था? द हिल्स नामक समाचार पत्र निकाला था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो मांगल गीत यहाँ पे गाए जाते हैं। बाजूबंद जैसे पहाड़ी लोकगीत यहाँ पे गाए जाते हैं। ढोल, दमऊ और रणसिंगा जैसे वाद्य यंत्र यहाँ पर प्रसिद्ध है। कहाँ पर? देहरादून में। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसका मैप, उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू। जैसा आप लोगों को पता है हम थ्योरी पढ़ने के बाद क्या करते हैं? एमसीक्यू करते हैं। तो देखो यहाँ पे पौड़ी का बॉर्डर लगता है और ये गंगा नदी आ रही है, रायवाला आ गया। और ये देहरादून का बॉर्डर लगता है यहाँ पे, और उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी का बॉर्डर लगता है। और यहाँ पे टिहरी का सुरकंडा रेंज आती है। तो देखो ये मसूरी है, तो ये क्या है? यहाँ पे है मसूरी, ये वाला पड़ गया हमारा मसूरी वाला। और ये लाखा मंडल है यहाँ पे देखो।
और यहाँ पे महासू देवता हनोल है ना, ये महासू देवता, और ये हूण शैली में बना हुआ है, आप लोगों को पता होगा। टॉस नदी देखो यहाँ पे बॉर्डर बनाती है हिमाचल प्रदेश और हमारे साथ। और डाक पत्थर से थोड़ा आगे यहाँ पे क्या होता है, शक्ति नहर भी निकाली जाती है, हमने पढ़ा था। यहाँ पे आसन नदी बह रही है, देखो रामपुर मंडी यहाँ पर है। कालसी यहाँ पर स्थित है, कालसी जो है टॉस और यमुना के संगम पर है, थोड़ा सा आगे जाके। व्यासी परियोजना यहीं पर बनी हुई है। और क्या यहाँ पे सोंग नदी, रिस्पना नदी और बिंदाल नदी देखो यहाँ पर है, ये तीनों नदी यहाँ पे आ रही हैं। और ये देहरादून और ये रायवाला और ऋषिकेश ये यहाँ पे लग रहा है, और ये टिहरी का बॉर्डर भी यहाँ पर लगता है। तो आई होप कि आपने एक बार इसको देख लिया होगा, एक बार ज़रूर देखना आप। चलो आगे देखेंगे, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्रदेश का पहला ग्रीन एटीएम स्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया? हमारी राजधानी में। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून में है, अस्थायी राजधानी है। इसके अलावा 2 राजधानी हमारी हैं, गैरसैंण भी है और देहरादून भी है। तो कहाँ किया गया था? ये किया गया था देहरादून में। आगे देखेंगे, विनोग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। और देहरादून के कहाँ पर? मसूरी वन्यजीव विहार के नाम से भी जाना जाता है इसे, और ये कहाँ है? मसूरी में है और देहरादून जिले में पड़ता है। मोतीचूर अभयारण्य निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो मोतीचूर कहाँ पर है? मोतीचूर है हमारा देहरादून में। देखो, मोतीचूर अभयारण्य उत्तराखंड राज्य के देहरादून में जिले में स्थित है, और ये अभयारण्य राजाजी टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, क्योंकि इसमें 3 जो है अभयारण्य को शामिल किया गया है। 3 जो है अभयारण्य को, हाँ ठीक है। आगे देखेंगे, 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? स्वामी विचारानंद स्वामी जी ने की थी। और कब की थी? 1918 में। 1918 में कब की थी? 1918 में। और क्या की थी? देहरादून में की थी। होम रूल लीग की शाखा की स्थापना की थी। देखो 2025 में ही पूछा गया प्री में। आगे देखेंगे, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून में स्थापना की, तो किसने की थी? महादेवी भटनागर ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। देखो, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना 1902 में महादेवी भटनागर ने की थी। आगे देखेंगे, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? तो दून किसे कहा जाता है? संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है। देखो, शिवालिक श्रेणियों के उत्तर और मध्य हिमालय के दक्षिण अर्थात शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली प्राय 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी व 350 और 750 मीटर तक की ऊंची चौरस और क्षैतिज घाटियों को पश्चिम और जो है मध्य भाग में दून कहा जाता है, और इसे ही पूर्व भाग द्वार कहा गया है। देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है? कहाँ होती है? मसूरी में। और मसूरी कहाँ है? देहरादून में पड़ता है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य में मसूरी नगर में इनकी तो उत्तराखंड राज्य में मसूरी नगर में इनकी घाटी के ऊपर शाम के समय एक निचली जो एक उसके शाम के समय ना नीचे की टाइप क्या होता है, नीचे के उसमें शाम के समय में, एक सेकंड, शाम के समय में होता है ये, तो क्या होता है यहाँ पर एक पीली रंग की रेखा दिखाई देती है जिसे विंटर लाइन कहा जाता है, और ये रेखा अक्टूबर दिसंबर माह में मसूरी नगर के घाटी के ऊपर दिखाई देती है। और क्या होता है हमें? विंटर लाइन धूल के कण होते हैं मिलकर बनती है। क्या? विंटर लाइन धूल के कणों से मिलकर बनती है, जो शाम के समय धूल कणों से अधिक ऊपर उठने पर उन पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों से चमक उठती है, और धूल के कण जितने अधिक संख्या में उठते हैं विंटर लाइन उतनी ही अधिक गहरी दिखाई देती है। ठीक है, और वैसे विंटर लाइन कहाँ दिखाई देती है? बेसिकली ये दिखाई देती है विंटर लाइन ना, ये यहाँ नहीं दिखाई देती है बेसिकली। अब विंटर लाइन कहाँ दिखाई देती है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, उसे रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, टपकेश्वर मंदिर स्थित है, तो टपकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? देहरादून में है, और शिवलिंग में पानी टपकते रहता है इसलिए इसका नाम टपकेश्वर जो है नाम पड़ा। लाखा मंडल कहाँ स्थित है? लाखा मंडल है हमारा देहरादून में। आगे देखेंगे, लाल टिब्बा पर्यटक स्थल कहाँ है? ये है मसूरी में स्थित है। आगे देखेंगे, आगे है हिमालय इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल स्थित है, तो इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल कहाँ स्थित है? जौलीग्रांट में स्थित है। ये कहाँ है? ये भी है देहरादून में। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? तो कौन सा है? देहरादून। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो कौन सा है? देहरादून है। आगे है,
उत्तरांचल का सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? तो वो है देहरादून। आगे देखेंगे, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है, तो सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? देहरादून में है। इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन है ना। आगे देखेंगे, वर्ष 2011 में, हालांकि आप लोगों को आते होंगे ये प्रश्न, लेकिन रिवीजन अच्छा हो रहा है ना, तो वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है 2011 की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या? देहरादून। चलो आगे देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून नगर की कुल नगरीय जनसंख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 9.42 लाख। आगे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मुख्यालय स्थित है, कहाँ है? देहरादून में स्थित है। आगे है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण स्थित है, तो कहाँ है? देहरादून में। लोक सेवा, उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण, ठीक है। आगे देखेंगे, देखो आगे क्या दिया गया है, उत्तराखंड में स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? स्पोर्ट्स कॉलेज है देहरादून में। आगे है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग स्थित है, तो कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में स्थित है। आगे है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन संस्थान कहाँ स्थित है? जन संस्थान, तो कहाँ है? ये है देहरादून में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? 1960 में इसकी स्थापना होती है, कहाँ है? देहरादून में है, पढ़ रखा है हमने। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय डैश, तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तकनीकी विश्वविद्यालय, तो कहाँ है ये? है हमारा देहरादून में स्थित है। आगे देखेंगे, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है, तो कहाँ है ये भी है हमारा देहरादून में, लेकिन इसमें दिया नहीं गया, तो इसमें लिखेंगे इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन देहरादून जनपद में अधिक संख्या में है? तो कौन लोग हैं? जौनसारी लोग हैं। आगे है, उत्तराखंड में साधुओं का शहर के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? ऋषिकेश को जाना जाता है। लाखा मंडल स्थित है, कहाँ है? देहरादून में स्थित है लाखा मंडल। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध झंडा मेला आयोजित होता है, कहाँ होता है? देहरादून में होता है, और होली के 5 दिन बाद से शुरू होता है। महासू देवता की पूजा होती है, कहाँ होती है? देहरादून में। प्राचीन समय में निम्न में से कुब्जामर रूप में जाना जाता था, तो किसे कहा जाता था? ऋषिकेश को। ये भी हम पहले पढ़ के आए हुए हैं। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। आगे देखेंगे, आगे है, प्रजामंडल नामक संस्था की स्थापना 1939 में हुई, कहाँ हुई थी? देहरादून में। किसकी? प्रजामंडल की। आगे देखो, 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? देहरादून में हुई थी। देखो इसमें क्या दिया गया है, 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में हुई थी। 1939 में श्रीदेव सुमन, दौलतराम, नागेंद्र सकलानी और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई, और टिहरी राज्य प्रजामंडल ने स्वतंत्रता आंदोलन में जो है अपना अमूल्य योगदान दिया। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है, कहाँ है? कालसी में। और 1960 में 1860 में इसकी स्थापना होती है, और मी फॉरेंट इसकी जो है स्थापना, इसकी स्थापना नहीं होती है, माफ़ कीजिएगा, स्थापना तो 237 ईस्वी में होती है ना, जब मौर्य करते हैं इसकी, अशोक सम्राट। हाँ, तो इसका जो खोज है, मैं खोज कहना चाह रही थी, मैंने गलती से वो बोल दिया, माफ़ कीजिएगा। खोज 1860 में होती है, मी फॉरेंट कहते हैं। आप सिर्फ फॉरेंट भी याद कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पर जॉन फॉरेंट भी लिखा हुआ है। आगे देखिए, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है, तो कहाँ स्थित है? देहरादून में। बेराइट खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो कहाँ है? देहरादून में। और चूना भी अच्छी मात्रा में मिलता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, बेराइट खनिज उत्तराखंड के देहरादून जनपद में प्राप्त किया जाता है। अन्य खनिज एवं उनकी प्राप्ति स्थल कौन कौन से हैं, तो इनको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो, लाइमस्टोन कहाँ है? देहरादून, जो है टिहरी और पिथौरागढ़ में। डोलोमाइट देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ में मिलता है। मैग्नेसाइट बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़। फास्फोरस तो कहाँ? देहरादून और टिहरी में। और ग्रेफाइट अल्मोड़ा और नैनीताल में। और स्लेट्स उत्तरकाशी, नैनीताल और पौड़ी में। और लोहा कहाँ मिलता है? नैनीताल और चमोली में
मिलता है। इसको एक बार ध्यान में रखना है। इसके अलावा कोई चीज़ें छूट गई होंगी तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। आगे देखिए, उत्तराखंड में आईटी पार्क स्थित है, तो कहाँ है? देहरादून में। निम्न में से उत्तरांचल में किस फल उत्पादक जिलों को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? तो किसे किया है? देहरादून को। खेड़ा ताल स्थित है, तो खेड़ा ताल कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। कौन सी? खेड़ा ताल। और टाइगर फॉल स्थित है, टाइगर फॉल कहाँ स्थित है? ये है हमारा चक्राता वाले इलाके में, देहरादून के चक्राता वाले इलाके में टाइगर फॉल स्थित है। भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान कहाँ स्थित है? अभी ऊपर पढ़ के आए हम, देहरादून में 1982 में स्थापना होती है। देहरादून का वाडिया संस्थान किससे संबंधित है? तो स्थापना होती है 1968 में, और किससे है ये? भू विज्ञान से। आगे देखो, सहस्त्र धारा कास्ट जो है स्थलाकृति किससे निकट स्थित है? किसके निकट स्थित है? किसके निकट स्थित है? देहरादून, देहरादून के आसपास है ना, ये देहरादून में ही है बेसिकली। निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? मसूरी को। चक्राता को क्या कहा जाता है? पहाड़ों का राजा। दून घाटी को जाना जाता है किस चीज़ के लिए? देहरादून, देहरादून को दून घाटी कहा जाता है। तो फाइनली हमने आज देहरादून पढ़ लिया है। कल हम पढ़ेंगे पौड़ी जिला। आपको ये कैसे लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद जब ये जिला सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम गढ़वाल वाली, फिर हम करेंगे कुमाऊं वाली। तो थैंक यू सो मच। आपकी कोई राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कोई इन्फॉर्मेशन अगर मैंने गलत बता दी आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।